Dear students, after doing a detailed study on the quantum numbers, now we have certain problems to be done on the quantum numbers. So I'm starting from the basic problem. So first sum that we have to do on the quantum number is एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 4s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. आपने इसके n, l, m और s का वैल्यू लिखना है. ठीक है. आई रिपीट अगेन द प्रॉब्लम. एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 4s ऑर्बिटल में है. आपने इसके n, l, m और s के वैल्यूज को लिखना है. तो आपको पता ही है कि क्वांटम नंबर 4 है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और s स्टैंड फॉर स्पिन क्वांटम नंबर. तो जैसे ये 4s है, ठीक है, तो n की वैल्यू तो इधर से आ जाती है. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई. तो एक चीज़ मैंने आपको क्वांटम नंबर में बार बार लर्न करने के लिए कही थी. क्या कही थी? कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो यहाँ पे s है तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई. और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं. 2 तो हमने बता दी यहाँ से ही. एक 4 को देख के ही हमने n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू लिख दी, क्योंकि जो आगे सबसे पहले लिखी होती है प्रीफिक्स जो नंबर लगा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. तो ये n इजिकल टू 4 हो गया. तो SPDF के लिए L की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी. S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है. यहाँ पे S है तो S के लिए L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. तो M की वैल्यू तो L पे डिपेंड करती है. तो M जो है वो -L 0 प्लस L के बराबर होता है. लेकिन अगर L 0 हो तो M भी क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. अब हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो हमें क्या पता कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. तो हम क्या लिखेंगे? +-1/2. मतलब इट में मूव क्लॉकवाइज और इट में मूव व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इस तरह से क्वांटम नंबर की ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली. क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है. तो चलो आगे चलते हैं. और ये ज़रूर याद करना है कि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है. S सबशेल के लिए L इजिकल टू 0, P सबशेल के लिए L इजिकल टू 1, D सबशेल के लिए L इजिकल टू 2 एंड F सबशेल के लिए L इजिकल टू 3. आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट 7th और 8th टाइम आई हैव टोल्ड यू कि कौन से सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कितनी होती है. 4 ही तो होती हैं. 0 जब होगा तो S कह देना आपने, या S होगा तो 0 कह देना. P ऐसे याद कीजिए ना, SPDF. ठीक है, ऐसे याद कीजिए SPDF. तो यहाँ पे लिखिए L, यहाँ पे लिखिए 0, 1, 2, 3, बस दैट्स ऑल. ठीक है. तो फिर आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3. ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम. अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे. सेकंड प्रॉब्लम में उसने कहा कि आप क्वांटम नंबर लिखिए 3p के लिए. क्वांटम नंबर सारे मतलब n, l, m, s सारी वैल्यूज़. 4d के लिए, 5s के लिए. सबसे पहले 3p पे आ जाते हैं. तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3. अब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 लिख दी. और m किसके ऊपर डिपेंड करता है? l पे. तो मैंने क्या बताया था कि m किसके इक्वल होता है? -L 0 + L.
तो माइनस एल की बजाय हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। -1, 0, +1, दैट्स इट। और इसका मतलब कि m की 3 वैल्यूज़ हैं, तो m के 3 वैल्यूज़ का मतलब है कि सपोज कर लीजिए ये जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये जो 3 बॉक्सेस हैं 3 ऑर्बिटल हैं, एक -1 को रिप्रेजेंट करता है, एक 0 को रिप्रेजेंट करता है, एक +1 को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, मूव करता है एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एरो ऊपर की तरफ है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है इलेक्ट्रॉन की, जो एरो नीचे की तरफ है ये एंटी क्लॉकवाइज शो करता है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज, एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हर ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एक की होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्वांटम नंबर एस के बारे में बताना है, तो ये जो है क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, +1/2। ये एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, -1/2। तो इसका मतलब कि इसको 6 बार लिखना पड़ेगा, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। हम ऐसे 6 बार नहीं लिखते, हम स्मार्टली इसको लिखते हैं S = +1/2 एंड -1/2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। यानी m के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए s जो है +1/2 है और -1/2 है फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। ये m की एक वैल्यू है -1, ये m की दूसरी वैल्यू है 0, ये m की तीसरी वैल्यू है +1। तो इसमें हर वैल्यू में हर और वैल्यू जो है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3p के लिए हमने क्वांटम नंबर लिखने हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। p के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 1। m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, कैसे लिखेंगे, -1, 0, +1। हाँ, अगर ये 0 हो, अगर L 0 हो तो M भी 0 होता है, वो अलग बात है। तो S क्या लिखना है, +1/2 एंड -1/2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ M। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। आगे 4D पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड है वो 4D है। 4D के क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, n की वैल्यू तो 4 हो गई, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब M किसके ऊपर डिपेंड करता है, L पे, तो ये 2 है, तो किससे शुरू करेंगे, -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 वैल्यूज हो गई, तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए। 5 ऑर्बिटल किसके होते हैं, D के, ठीक है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो S क्या लिखेंगे, +1/2 एंड -1/2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ M लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो चीज़ मैं बार बार याद करने के लिए कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए S, यहाँ पे लिखिए कॉपी पे P, यहाँ पे लिखिए D, यहाँ पे लिखिए F, लिख लिया। फिर यहाँ पे लिखिए L। S के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। तो यहाँ पे 4D है, तो 4 तो N को रिप्रेजेंट करता है, D 2, ये देखिए D के नीचे क्या है, 2, तो ये L की वैल्यू 2 आ गई। अब M की वैल्यू बतानी है, M की वैल्यू L के ऊपर डिपेंड करती है, इसके माइनस से लेके प्लस तक जाना है। -2 तो -1 भी तो आएगा ही ना, फिर 0, डायरेक्टली जंप करके +2 पे तो नहीं चले जाएंगे, फिर +1, फिर +2, एक एक नंबर से आपने इंक्रीज करना है -2 से +2 पे जाने के लिए, -2, -1, 0, +1, +2। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 5s के लिए। आपने क्वांटम नंबर लिखने हैं, n की वैल्यू तो 5 ही हो जाएगी। s के लिए l की वैल्यू देखिए कितनी है, 0 है। अच्छा, अब l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू भी
क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि हम ये तो नहीं लिख सकते -0, -0, +0, वी कांट राइट इट लाइक दिस ना। तो इसका मतलब इफ L इज इक्वल टू 0, M इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब एक ही ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे कि S इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 एंड -1/2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ M। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको सेकेंड प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में उसने कहा, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इस पे उसने कहा कि आप SPDF नोटेशंस को यूज़ करके नीचे N और L की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो क्वांटम नंबर की हेल्प से बताइए कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। पहला क्या है, N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0, तो ये 2 हो गया। N इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। L इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S को करता है ना। फिर से बताऊं, ओके नो प्रॉब्लम। SPDF, आपने थक जाना, मैंने नहीं थकना बता बता के। तो L की वैल्यू, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अच्छा, उसने कहा कि N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0 है, ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। N इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। L इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2s ऑर्बिटल को। ठीक है, उसके बाद N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 तो लिखना ही लिखना है। L इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3p ऑर्बिटल। उसके बाद N इज इक्वल टू 5 है, L इज इक्वल टू 3 है, 5 तो लिखना ही लिखना है। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, F को। तो क्या आ गया, 5f ऑर्बिटल। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, सिंपल है ना। फिर उसके बाद है चौथी प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉब्लम है, N इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0। 1 तो लिखना ही लिखना है, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है S को। तो ये क्या आ गया, 1s ऑर्बिटल। तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। उसने N और L के बारे में बताया, तो उसने कहा कि ऑर्बिटल के बारे में बताइए आप, वो हमने बता दिया। चौथी प्रॉब्लम जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उसमें हम थोड़ी सी एडवांसमेंट ले लेते हैं। उसने कहा है कि 2px, 2pz, 3dxy, 3dyz, 3dz², 5 प्रॉब्लम्स दे दी, इनके क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो पहली प्रॉब्लम है 2px, उसके क्वांटम नंबर लिखते हैं। तो 2px, तो n की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, तो n क्या हो गया, 2। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, जब मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था, तो मैंने कहा था कि px हो या py हो, तो आप +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे +-1 लिख दिया, यानी कि px हो तो आप +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। किताब में कई बार +1 लिखा होता है, कई बार -1। ये ऐसे नहीं लिखते, मैंने दोनों लिख दी। इसलिए लिख दी कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि px के लिए आप +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। तो s जो है ये एक ही ऑर्बिटल है, m की एक ही वैल्यू है, मतलब एक ऑर्बिटल है। m की जितनी वैल्यू होते हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर m की 3 4 5 वैल्यूज होती तो हम कहते उतनी ही ऑर्बिटल है। तो ये एक ही वैल्यू है, तो मतलब एक ही ऑर्बिटल है। तो s जो है वो हमेशा क्या होता है, +1/2 एंड -1/2। ये फर्स्ट होगी। आगे हमने 2pz पे चलना है, तो हम 2pz पे आ रहे हैं। 2pz में जो 2 है वो n की वैल्यू बता देता है हमें। p जो है
वो हमें l की वैल्यू बता देता है। z के लिए हमेशा m की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बड़ा इंसिस्ट करके कहा था कि जब pz हो तो m की वैल्यू आपने 0 लेनी है, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू -1, 0 या +1 नहीं ले लेनी, तो क्योंकि यहाँ पे 2p नहीं है, 2p z है। उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट मेंशन कर दिया है। एक स्पेसिफिक ऑर्बिट जब मेंशन कर दिया है तो a की वैल्यू देनी है और z के लिए 0 होता है, z फॉर 0 ऐसे याद कर लीजिए। ऊपर था 2px, तो वहाँ पे हमने m की वैल्यू लिखी थी +-1, तो px के लिए आप +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन pz के लिए आपने क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कहना आपने कि m = 0 है तो ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया जी, नहीं, ये क्वांटम नंबर्स हैं। तो m = 0 का मतलब कि एक वैल्यू है, एक वैल्यू का मतलब कि एक ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक की जो स्पिन है, जो ऊपर की तरफ है वो क्लॉकवाइज है, जो नीचे की तरफ है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो s = +1/2 एंड s = -1/2, ठीक है, गॉट इट। आगे 3D xy पे चले जाते हैं। तो 3 n की वैल्यू 3 हो गई, d के लिए l की वैल्यू 2 हो गई। तो जब मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कराया था तो वहाँ पे मैंने बताया था बहुत ही स्पेसिफिकली कि जब d के साथ xy लगा हो तो ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो मैंने +-2 लिख दिया, बाकी s तो वही रहेगा, +1/2 एंड -1/2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। आगे फोर्थ प्रॉब्लम है 3dyz। फोर्थ प्रॉब्लम है 3dyz। तो n की वैल्यू 3 आ गई, d के लिए l की वैल्यू 2 आ गई। तो जब yz आया था, जब xy आया था, तो मैंने कहा था कि ये +2 भी हो सकता है, -2 भी, लेकिन जब z आ जाएगा, yz आ जाएगा, ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो हमने +-1 दोनों लिख दिए एंड s जैसे पहले किया। फिफ्थ प्रॉब्लम है 3dz²। 3dz², तो n की वैल्यू तो 3 हो गई, d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? 2। z², प्योर z आ गया। जब प्योर z आ जाए तो m की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। जैसे हमने pz के लिए भी m की वैल्यू कितनी ली थी? 0 ली थी। तो यहाँ पे भी प्योर z आ गया, तो m की वैल्यू क्या ले लेनी है? 0। और s तो जो है +1/2 एंड -1/2 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। ये फोर्थ प्रॉब्लम है। क्लियर है बच्चे? ओके, कम टू द फिफ्थ प्रॉब्लम। कम टू द फिफ्थ प्रॉब्लम। तो फिफ्थ प्रॉब्लम है, उसने कुछ क्वांटम नंबर्स दे दिए हैं, तो उसने कहा है कि बताइए कि कौन से क्वांटम नंबर इनकरेक्ट हैं, आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब गलत है। तो पहली प्रॉब्लम है जिस पे कहा है n = 2, l = 2, और मैंने आपको बड़ी प्रॉपरली 40 मिनट के वीडियो में ये बताया कि l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होती। l इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to n-1। l की वैल्यू 0 से शुरू होती है और n से एक नंबर कम पे ख़त्म हो जाती है। मतलब l कभी भी n के बराबर नहीं होता। इसका मतलब जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो सारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे गलती आ गई, तो फिर आगे हमने देखना ही नहीं है। तो यहाँ से देख के ही बता देना है n = 2, l = 2, दे कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, आगे सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। n = 1, l = 0, ठीक है, m = +1। अब l 0 हो तो m तो 0 होता है, पर यहाँ पे m कितना आ गया? +1 आ गया। अब l अगर 0 हो तो m 0 होना चाहिए, +1 नहीं हो सकता। तो क्योंकि m की वैल्यू हमेशा l पे डिपेंड करती है, अगर l 0 है तो m भी 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए सेकंड प्रॉब्लम जो है
या सेकंड क्वांटम नंबर का जो सेट है ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। आगे थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में n इजिकल टू 3 ठीक है, l इजिकल टू 0 3s बन गया, m इजिकल टू 0 ये भी ठीक है, क्योंकि अगर l 0 हो तो m 0 होता है। यहाँ पे ब्लंडर हो गया, s इजिकल टू 0। अब बताइए कि स्पिन इलेक्ट्रॉन की कभी 0 हो सकती है? विच इज़ नेवर 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 पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉसिबल 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वाला क्वांटम नंबर जो है वो भी गलत है। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको क्वांटम नंबर की ये वाली प्रॉब्लम जो है वो समझ लगी होंगी। तो एक हम और कर लेते हैं कि उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। 1p पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है। तो चलिए चलते हैं, 1p के क्वांटम नंबर लिख लेते हैं। n को लिखा 1, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो बराबर होगी, n और l बराबर होगी। तो जो कि मैंने पीछे बताया कि l और n की वैल्यू कभी बराबर होती नहीं, इसका मतलब कि 1p जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होती। l की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होके n से एक नंबर छोटी रह जाती है। मतलब जैसे अगर n 1 है तो l 0 हो सकता था, पर n 1 है तो l 1 नहीं हो सकता, l 0 तो हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये करेक्ट होना था, इसलिए 1p जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आगे 2d पे आ जाइए। 2d के लिए n की वैल्यू 2 होगी और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। यहाँ पे भी सेम रीज़न बताना है कि n l के बराबर कभी नहीं होता, इसलिए 2d भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है 3s। 3s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 3, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, करेक्ट, क्योंकि ये n से तो छोटी है, 0 से लेके l की वैल्यू 0 से लेके n-1 होती है, मतलब 2 तक जा सकती थी। यहाँ पे 0 होता तब भी करेक्ट था, 1 होता तब भी करेक्ट था, 2 होता तब भी करेक्ट था, अगर 3 होता तो इनकरेक्ट होता। तो ये करेक्ट है। अगर n 3 है l 0 है तो इसका मतलब l की वैल्यू n से स्मॉलर है, इसलिए 3s ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है। आगे 4d भी आ जाते हैं। चौथी प्रॉब्लम 4d के लिए n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 2। इसमें भी l n से छोटी वैल्यू है, इसलिए ये पॉसिबल है, इसलिए 4d ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है। तो मैंने आपको हर प्रॉब्लम में 3-3 4-4 प्रॉब्लम्स कराई हैं, तो टोटल 6 प्रॉब्लम्स करवाई हैं आपको। तो टोटल अगर 6 कराई हैं तो हर किसी में अगर 3 या 4 हैं तो 20-22 प्रॉब्लम मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पे करवा दी हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो रेफरेंस बुक है वहाँ पे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।